कभी सोचा है आज हम दुनिया को देशों के नक्शे के तौर पर क्यों देखते हैं? क्योंकि एक वक्त था जब यूरोप में देश नहीं हुआ करते थे, बल्कि राजाओं के साम्राज्य थे। तो चलिए आज हम उस एक पावरफुल आइडिया की कहानी जानते हैं जिसने पूरे महाद्वीप का चेहरा ही बदल कर रख दिया। राष्ट्रवाद का विचार। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक सपना है। ये सपना था फ्रेडरिक सोरियू का, जिसमें यूरोप के लोग अब राजाओं की प्रजा नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान वाले राष्ट्रों के नागरिक बनकर आज़ादी की तरफ एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसी क्रांति की भविष्यवाणी थी जो बहुत जल्द हकीकत बनने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये राष्ट्रवाद का आइडिया इतना बड़ा, इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था? इसे समझने के लिए हमें उस पुरानी दुनिया में वापस जाना होगा। एक ऐसी दुनिया जो राष्ट्रों से नहीं बल्कि साम्राज्यों से बनी थी। उस दौर में राज था निरंकुशवाद का, मतलब सीधा था। वफादारी देश के लिए नहीं, राजा के लिए होती थी। राजा का कहा ही कानून था और उसकी मर्जी ही राज्य का नियम। आपकी पहचान आपके राजा से थी, किसी झंडे या देश से नहीं। और इस सिस्टम का कह सकते हैं पोस्टर बॉय था फ्रांस का राजा लुई 14। उसका ये शानदार दरबार इस बात का सिंबल था कि कैसे सारी पावर, सारा समाज सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमता था। और इस राजा के नीचे का समाज कैसा था? वो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बटा हुआ था। एक तरफ थे मुट्ठी भर पावरफुल कुलीन लोग, जिनके पास सारी जमीन और सारे अधिकार थे, और दूसरी तरफ थी करोड़ों की किसान आबादी, जिनके पास अपनी जमीन तो नहीं थी, लेकिन जिनकी जिंदगी पूरी तरह से इन जमींदारों पर निर्भर थी। फिर 1789 में फ्रांस में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने एक क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया और पूरे यूरोप में आग लगा दी। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। पहली बार सत्ता राजा के हाथों से निकलकर आम नागरिकों के हाथों में आ रही थी। जरा सोचिए, सदियों से जो लोग खुद को राजा की प्रजा समझते थे, अब वो खुद को देश का मालिक, एक नागरिक समझने लगे थे। ये विचार कि असली ताकत लोगों में है, अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा था, ये हकीकत बन रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अलग अलग लोगों को, जो अब तक सिर्फ राजा की प्रजा थे, एक राष्ट्र का नागरिक बनाया कैसे जाए? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के सामने अब एक साझा पहचान गढ़ने का चैलेंज था। एक ऐसा धागा जो सबको एक साथ पिरो सके। और इसके लिए उन्होंने बकायदा एक प्लान बनाया। उन्होंने राजशाही के झंडे को हटाकर एक नया तिरंगा दिया जो देश का प्रतीक बना। एक नेशनल असेंबली बनाई जहां नागरिक अपने प्रतिनिधि भेज सकते थे। पुरानी बोलियों की जगह फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया ताकि सब एक दूसरे से जुड़ सकें। और सबसे जरूरी, सबके लिए एक जैसे कानून। ये सब सिर्फ बदलाव नहीं थे, ये एक राष्ट्र बनाने के टूल्स थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने इस पूरे खेल को ही बदल दिया, नेपोलियन बोनापार्ट। वो इन क्रांतिकारी विचारों को पूरे यूरोप में फैलाएगा, लेकिन जो पुरानी शक्तियां थीं वो भी इसका कड़ा विरोध करेंगी। नेपोलियन ने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, उसने विचार भी फैलाए। उसने अपनी मशहूर नागरिक संहिता या नेपोलियनिक कोड लागू किया। इसने सदियों से चले आ रहे जन्म पर आधारित भेदभाव को खत्म किया और पहली बार कानून के सामने सबको बराबर खड़ा कर दिया। उसकी सेनाएं जहां जहां गई, क्रांति के ये विचार भी उनके साथ साथ पहुंचे। अब जाहिर है यूरोप के जो राजे महाराजे थे वो इस बदलाव से डर गए। उन्होंने रूढ़िवाद का झंडा उठाया। उनका मानना था कि परंपरा, चर्च और राजशाही ही समाज की नींव हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर बचाना ही होगा। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की बड़ी ताकतों ने वियना में एक मीटिंग की। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, जैसे भी हो घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाना है, फ्रांसीसी क्रांति के असर को मिटाना है और अपने पुराने राजतंत्रों को फिर से गद्दी पर बिठाना है। लेकिन वो एक बात समझ नहीं पाए। आप एक सेना को तो हरा सकते हैं, पर उस विचार को नहीं हरा सकते जिसका समय आ गया हो। राष्ट्रवाद का आइडिया अब यूरोप की हवा में घुल चुका था और उसे दबाना नामुमकिन था। और इस नए विचार को सबसे ज्यादा हवा किसने दी? नए उभरते हुए पढ़े लिखे मिडिल क्लास ने। व्यापारी, डॉक्टर, वकील, ये वो लोग थे जो चाहते थे कि राष्ट्र सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ना हो, बल्कि व्यक्तिगत आज़ादी, समान अधिकारों और जनता द्वारा चुनी गई सरकार पर आधारित हो। और इस नए विचार के हीरो थे जुसेप्पे मैज़ीनी जैसे क्रांतिकारी। उन्होंने यंग इटली जैसे सीक्रेट संगठन बनाए
ताकि इटली को एक करके एक लोकतांत्रिक देश बनाया जा सके। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के लिए तो ये लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं थे, जो उनकी पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुले हुए थे। तो देखिए, 1789 की क्रांति से जो चिंगारी उठी थी, वो 1848 आते आते पूरे यूरोप में आग बनकर फैल गई। वियना कांग्रेस जैसी कोशिशों ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार 1871 तक जर्मनी और इटली जैसे नए राष्ट्रों का जन्म हो ही गया। ये पूरी सदी पुरानी दुनिया और राष्ट्र राज्य के नए विचार के बीच एक लंबी लड़ाई थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां राष्ट्रवाद का ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नक्शे पर एक ठोस हकीकत बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जर्मनी और इटली जैसे देश बने कैसे। जर्मनी के केस में इस बिखरे हुए नक्शे को एक करने का जिम्मा उठाया प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। जहाँ उदारवादी लोग संसद में बहस करके जर्मनी को एक करना चाहते थे, वहीं बिस्मार्क का मानना था कि बड़े फैसले भाषणों से नहीं बल्कि लॉ और रक्त से होते हैं, मतलब सेना और जंग से। और उन्होंने ठीक यही किया। 7 साल में 3 युद्ध जीतकर जर्मनी को एक कर दिया। इटली के एकीकरण की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि 3 अलग-अलग किरदारों ने मिलकर इटली का सपना पूरा किया। एक विजनरी, एक चतुर राजनेता और एक बहादुर सैनिक। तो देखिए, इटली बना कैसे। सबसे पहले मैत्सीनी ने अपने क्रांतिकारी विचारों से आज़ादी की आग जलाई। फिर आए चतुर राजनेता चीफ मिनिस्टर कावूर, जिन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर दुश्मन ऑस्ट्रिया को हराया। और आखिर में एक्शन में आए जुसेप्पे गैरिबाल्डी, जिन्होंने अपनी सेना के साथ दक्षिण को आज़ाद कराया। इन तीनों की कोशिशों ने मिलकर इटली को एक राष्ट्र बनाया। और नतीजा ये हुआ कि 19वीं सदी के अंत तक आते आते यूरोप का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। साम्राज्यों की जगह अब राष्ट्र राज्यों ने ले ली थी। सोचिए, वो सपना जो क्रांतिकारियों ने देखा था वो अब हकीकत बन चुका था। सीमाओं को फिर से खींचा गया और एक फ्रांसीसी, जर्मन या इतालवी होने का मतलब ही बदल गया। लेकिन ये गहरा बदलाव हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जहां एक तरफ राष्ट्र के विचार ने लोगों को उनकी साझा पहचान पर एकजुट किया, वहीं दूसरी तरफ इसने हम और वो के बीच नई सीमाएं भी तो खड़ी की। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं।